मैं श्री प्रकाश विद्या निकेतन की हिंदी अध्यापिका मुन्नी कुमारी हूँ। आज के इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला का कथा सार प्रस्तुत करेंगे। इस उपन्यास का प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने मुख्य रूप से अमेल विवाह, दहेज प्रथा तथा उनसे उत्पन्न सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उपन्यास का आरंभ वकील बाबू उदय भानु लाल के परिवार के परिचय से होता है। निर्मला उनकी सबसे बड़ी संतान है। उसकी एक बहन कृष्णा तथा दो भाई हैं। 15 वर्ष की आयु में ही निर्मला का विवाह लखनऊ के आबकारी अधिकारी भालचंद्र और रंगीली बाई के बड़े पुत्र भुवन मोहन से तय हो जाता है। शादी के खर्च को लेकर निर्मला के माता पिता में विवाद हो जाता है। क्रोध में आकर निर्मला के पिता कुछ दिनों के लिए घर छोड़ देते हैं। दुर्भाग्यवश रात में अवसर पाकर उनके द्वारा सजा पाया एक गुंडा उनकी हत्या कर देता है। इधर भारी दहेज मिलने की संभावना समाप्त होने पर भालचंद्र अपनी पुत्र की सगाई तोड़ देता है। इस प्रकार एक साथ कई विपत्तियां आ जाती हैं। पिता की मृत्यु और सगाई का टूट जाना। निर्मला की विधवा माँ को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। पंडित मोटे राम की खोजबीन के बाद निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति मुंशी तोताराम से तय हो जाता है, जो पेशे से वकील हैं। तोताराम की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी होती है और उसके 3 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा पुत्र मनसाराम निर्मला की ही उम्र का होता है। विवाह के बाद तोताराम निर्मला का प्रेम पाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। निर्मला समझ जाती है कि ये सब उसके प्रेम के लिए है, पर वह अपने पिता की उम्र के व्यक्ति को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। यहाँ अमेल विवाह के दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। निर्मला अपना समय तोताराम के तीनों तीनों पुत्रों की सेवा में बिताने लगती है। मनसाराम पढ़ाई में होशियार होता है और उससे प्रेरित होकर निर्मला उससे अंग्रेजी सीखने लगती है। जब तोताराम को यह पता चलता है तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। वे निर्मला और मनसाराम के स्नेह को गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। इस संदेह के कारण वे मनसाराम को पढ़ाई के बहाने हॉस्टल भेजने की योजना बनाते हैं। निर्मला को पति के संदेह का आभास हो जाता है, किंतु वह विवश होकर चुप रहती है। वह हर ओर से कष्ट झेलती है। मनसाराम को वास्तविक कारण का पता चल जाता है और पिता की संकीर्ण मानसिकता उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। मानसिक पीड़ा का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है और अंततः डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद वह माता पिता के सामने ही प्राण त्याग देता है। पुत्र की मृत्यु के बाद तोताराम को अपनी भूल का एहसास होता है। वे अपने पश्चाताप में डूब जाते हैं। काम में मन नहीं लगता और आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इसी बीच निर्मला एक पुत्री को जन्म देती है। तोताराम का दूसरा पुत्र जियाराम दिन प्रतिदिन उद्दंड होता जाता है। वह निर्मला के गहनों की चोरी करता है और पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार दूसरा पुत्र भी चला जाता है। इसके बाद तोताराम मानसिक रूप से और अधिक टूट जाते हैं। तीसरा पुत्र साधुओं के जाल में फंसकर घर छोड़ देता है। तीनों पुत्रों को खोने के बाद तोताराम भी घर त्याग देते हैं। आर्थिक तंगी और मानसिक पीड़ा से निर्मला का स्वास्थ्य गिरता जाता है और अंततः वह अपनी पुत्री को ननद रुक्मिणी के हाथ सौंपकर संसार से विदा हो जाती है। मुख्य कथा के साथ साथ उपकथा के रूप में भुवन मोहन की कथा भी चलती है। वही भुवन मोहन जिससे निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। मनसाराम के इलाज के दौरान वह तोताराम के संपर्क में आता है। उसकी पत्नी सुधा निर्मला की मित्र बन जाती है। सुधा पूर्व संबंध का पता चलने पर निर्मला की छोटी बहन का विवाह भुवन मोहन के छोटे भाई से करा देती है और खर्च के लिए धन भी भेजती है। जब भुवन मोहन को ज्ञात होता है कि निर्मला वही युवती है जिससे उसका रिश्ता दहेज के कारण टूटा था,
तो वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है और सुधा की अनुपस्थिति में प्रणय निवेदन करता है। सुधा यह जानकर अपने पति को धिक्कारती है और भुवन मोहन आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार उपन्यास की दोनों कथाओं का अंत अत्यंत दुखद होता है। पूरा उपन्यास दहेज, लोभ और अमेल विवाह के लिए गए गलत निर्णयों के दुखद परिणामों को दर्शाता है। धन्यवाद।